दानिश स्पीक्स में आप तमामी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूँ और मेरे साथ जनाब मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब है, एक सियासी शख्सियत, तहरीकी तौर से काम करने वाली, जिनकी सियासी दूरंदेशी बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका जी। सब खैरियत है, तबीयत वगैरह? जी, आपकी दुआएं अल्लाह का शुक्र है। अ, क्या लगता है सर कि जो इलेक्शन हुआ हरियाणा का जी और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए, जी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी उस इलेक्शन है, जी। जो रिजल्ट हरियाणा में आया वही रिजल्ट क्या महाराष्ट्र में आएगा? ना, महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत नुमाया फ़र्क है, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड था और उस वजह से इंडिया की कुछ हवा बिगड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसका असर इतना नहीं पड़ेगा कि महाराष्ट्र का सिनेरियो बदल जाए। कुछ इम्पैक्ट अगर पड़ता हो तो 2-5% का पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हरियाणा में जो हुआ उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। खदशा जो है बस वो यही है कि जो कुछ अलाइंसेस है और जो कुछ इधर उधर लोग हैं, तो कौन सी चीज़ किधर जाती है, इसका खदशा तो हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना ये है कि महाराष्ट्र में गालिब अक्सरियत महाविकास को मिलेगी। महाविकास की आघाड़ी झगड़े कर रही है। संजय राउत का एक स्टेटमेंट आता है कि पहले चीफ मिनिस्टर का चेहरा फाइनलाइज कीजिए, फिर इलेक्शन को सामने जाएंगे। नाना पटोले ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग भी अकेले लड़ने की आज ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि 13 सीटें लोकसभा की वो जीते हैं। तो इस तरीके की जो कश्मकश महाविकास आघाड़ी में अभी चालू है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं विरोधी पक्ष को भी होगा। नहीं, देखिए, संजय राउत का मुतालबा होना एक फितरी चीज़ है कि हर पार्टी अपना डोमिनेंस चाहती है। लेकिन उसूली बात यह है कि जिसकी जो क़ुव्वत आएगी वो उसका हक बनेगा। मेरिट बेसिस। यानी जिसकी ज़्यादा सीट होंगी, जिस अलायंस अलायंस में सबसे ज़्यादा सीट जिसकी होगी उसको ही हक मिलना चाहिए। तो शिवसेना ले आए उद्धव ठाकरे साहब, तो ले आएंगे तो मिलना चाहिए, मिलती है तो मिलती है, हमको भी खुशी होगी। लेकिन पहले से इस चीज़ को कंक्लूड करके लेना, ये अघाड़ी के हक़ में नहीं है। उससे जो है गैर ज़रूरी बेदिली पैदा होती है। कोशिश ये होना चाहिए कि शिवसेना की सीट इन दोनों पार्टीज़ के मुकाबले में ज़्यादा आए, इसलिए कि पिछली मरतबा शिवसेना को अगरचे कि अच्छी खासी सीटें मिली हैं, लेकिन जितनी शिवसेना को मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली और वो बढ़कर गई हैं कांग्रेस के पास, वो बढ़कर गई हैं शरद पवार के पास। तो ये जो गया है ये शिवसेना का लॉस है, लेकिन लॉस होने के पीछे उनके अपने हालात हैं, उनका अपना डिवीज़न है। तो वो डिवीज़न का उनको वो है नुकसान हुआ जो फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए था। तो अब उतनी सीटें अगर वो बढ़ा लेते हैं तो खुशी होगी कि सीएम वो हो जाएं। इसलिए कि हमारी समझ बहैसियत मुस्लिम ये है कि अगर उद्धव ठाकरे अलायंस में ज़्यादा सीट लेते हैं तो अलायंस में रहने की मजबूती बढ़ जाती है, इसलिए उनको मिले अच्छा है। लेकिन क़ब्ल वक्त मांगना ये अच्छी सिग्नल नहीं है, इससे ऐसा मैसेज जाता है कि आपकी सीटें उतनी नहीं आएंगी। तो दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो वजह है, शरद पवार जी कह रहे हैं कि सब नतीजा आने दीजिए, तो ये सही बात है कि नतीजा आने दीजिए। अब आते हैं सर पिछड़े और मुसलमानों की राजनीति पे। जी दो बड़ी पार्टियां जहां पर ये दावा कर रही हैं, एक है एमआईएम और जी दूसरी है वंचित बहुजन आघाड़ी। जी वंचित बहुजन आघाड़ी ने 11 उम्मीदवार मुसलमान उतारे, एमआईएम ने भी अपने अभी 5 उम्मीदवार अनाउंस कर दिए। जी। तो ये जो खिचड़ी पक रही है एमआईएम की और वंचित की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये खिचड़ी जो है बिगाड़ी है इन दोनों ने। यानी जब मौका मिला वंचित को तब एमआईएम साथ थी, या मौका मिला एमआईएम को तो वंचित साथ थी। जब इन्होंने खुद अपना अलायंस तोड़ दिया तो दोनों की इंडिपेंडेंट इतनी ताकत नहीं है कि वो गेन कर सके। इसलिए पार्लियामेंट में औरंगाबाद में नतीजा सामने आ गया। अगरचे कि मुसलमानों ने ओवरवेलमिंग वोट दिया, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम वोट से जीता जा सकता था इलेक्शन? नहीं जीता। इसलिए अब भी जो है इनका अलायंस का नहीं होना ये खुद इनकी कमज़ोरी है। पहली बात, जब कमज़ोरी है और ये तय है कि आप जीत नहीं सकते तो फिर आप महाविकास के साथ आते। लेकिन इससे पहले भी बात हुई, अगर वहाँ पर स्पेस मिलता तो वंचित के साथ मिल सकता था। आज की सिचुएशन एमआईएम की ऐसी नहीं है कि सब उनको महाविकास एक्सेप्ट करें। तो ये सिचुएशन में जब भी कोई चीज़ आप चाहते हैं तो आपका बेस पहले बनना चाहिए।
चूँकि आप बेस बना नहीं सके, जो बना बेस था वो बिगाड़ दिया, तो इसलिए दोनों को मिलने के चांसेस कम हो गए। अब जो प्रोसेस है, प्रकाश अम्बेडकर जी का जो माइंडसेट है और जो उनका की सोच है पॉलिटिकल, ज़ाहिर है कि वो बहुत मैच्योर्ड आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये होता है कि अब जो जोड़ने लगे हैं तो ओबीसीज़ को जोड़ने लगे हैं, और ओबीसीज़ जो नतीजा बनी है वो इसमें मराठा रिजर्वेशन के नतीजे में बनी है। तो अब इनको कितना जोड़ पाएंगे, ये सवाल मुश्किल है। वरना उनके पास हमेशा से ये प्रोग्राम रहा है कि ये अपर कास्ट डोमिनेंस को तोड़ने के लिए 3 लोगों का जमा होना ज़रूरी है। वो कहते हैं ओबीसी, दलित और मुस्लिम, इसलिए कि ये पॉपुलेशन में इतने हैं कि ये बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन तीनों का कॉन्फिडेंस पहले जमा करने के लिए अप्रोच ये होना चाहिए कि तीनों साथ आएँ। मैंने उस वक्त भी प्रकाश जी से कहा था कि साहब एमआईएम का साथ आपने लिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुस्लिम इश्यूज़ पर अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो मुस्लिम आपके साथ आएगा। किसी वजह से वो नहीं कर सके, और फिर ये इनके साथ भी नहीं जुड़ सके, कांग्रेस एनसीपी वगैरह के साथ। तो अब भी जो है वोट तो कम किए जा सकते हैं, लेकिन जीतना मुश्किल है। जब आपका जीतना मुश्किल है तो हमको जो तीसरी क़ुव्वत खड़ी करनी चाहिए पॉलिटिकल बैलेंस के लिए, जब वो खुद उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो हम कैसे उसको खड़े कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है सर कि बोला जा रहा है मुसलमानों की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में जी कि हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमको सीटें मिलनी चाहिए। जी 48 सीटें लोकसभा की थी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। जी। तो अब लोग विधानसभा के इलेक्शन में हम्म। क्या परसेंटेज के हिसाब से, क्या आबादी के हिसाब से मुसलमानों को उतनी सीट महाविकास आघाड़ी देगी? नहीं, देखिए, सीट का लेना ये ख्वाहिश से नहीं होता। सीट लेने के लिए पॉलिटिकल कंसोलिडेशन चाहिए, और मुस्लिम समाज में जो सियासी शऊर की बेदारी होनी चाहिए वो किसी वजह से वैसी नहीं हो सकी जैसी मतलूब है। इसलिए मुस्लिम बड़ा समाज जो मुल्क में है उसमें मुस्लिम समाज ही वो समाज है जो पॉलिटिकली संगठित ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाए तो ये अपने हिस्से के क्या बल्कि हिस्से से बढ़कर भी ले सकता है, जो उसको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि वो है इंसाफ का लंबरदार। लेकिन अपने हिस्से की नहीं ले पा रहा है। आपने कहा कि साहब यहाँ पर जो 48 सीट थी, एक सीट नहीं निकाल सके। ये उस वक्त होता है जब आप कंसोलिडेटेड नहीं है और आपको मजबूर कर दिया गया है कि आप फलां के ख़िलाफ़ में वोट दीजिए। इंतहा तो ये है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि आपने हमको जिताने का वोट नहीं दिया, आपने बीजेपी को हराने का वोट दिया, तो नतीजे में हमको वोट मिला। तो जब आपका अपना प्रोग्राम जो है अपने कैंडिडेट को जो या अपने आप को जिताना या ताकतवर बनाना नहीं है, तो दूसरे लोग आपको ताकतवर क्यों बनाएंगे? तो ये आज के हालात में मुसलमानों का पॉलिटिकल जस्टिस का एजेंडा या प्रोपोर्शनेट उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना, ये अभी कबल वक्त है। जब तक वो अपनी तैयारी नहीं करेंगे, ठीक से कंसोलिडेट नहीं करेंगे, वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, और इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर फिर अपने हिस्से का हक नहीं ले सकेंगे। औरंगाबाद का एक सवाल है, जी। यहाँ की लीडरशिप बहुत बड़ी, एक नाम उभरा इम्तियाज़ जलील साहब का, लेकिन अब यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब की जो लीडरशिप है उसको चैलेंज करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने जावेद कुरैशी का भी नाम सामने किया है। जी। वो दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश है। ठीक है। तो ये जो टकराव है वंचित और एमआईएम का, ये कई जगह पर देखने को मिल रहा है। जी। नांदेड़ में भी हमारे दक्षिण की एक सीट है जहाँ पर जी। फारूक अहमद की उम्मीदवारी वंचित बहुजन आघाड़ी ने फाइनल की। जी। अब वहाँ पे एमआईएम कोई एक दूसरा नया कैंडिडेट ठहरा करने की चाह रही है। जी। एक जगह पर दो दो तीन तीन मुस्लिम कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ते हैं जी। तो किस लेवल पे अपन ये बोलते हैं कि हमको इलेक्शन जीतना है? ये खुद जो है ना इस बात की अलामत है कि जीतना उनका मकसद नहीं है। अगर जीतना मकसद होता तो अलायंस बरकरार रखते और अलायंस को ताकतवर करते। अलायंस अगर बरकरार नहीं हुआ है तो किसी और अलायंस के साथ वो जाते और वो कोई ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करते जिसका अपना बेस है। ये भी आपने नहीं किया। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो ये होना चाहिए कि चलिए हमारा अलायंस टूटा, लेकिन 4 जगह आप खड़े हैं, 4 हम भी जगह खड़े हो रहे हैं, चलिए 2 जगह हम जो है विड्रॉ कर लेते हैं अलायंस के बगैर, आप 2 जगह कोऑपरेट कर लीजिए। लेकिन जब आपके अपनी स्ट्रेटजी का ये पार्ट ना हो तो फिर जो लोग उसके प्लेयर है अगर वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम इस मामले में वो सीरियस नहीं है, तो उसको फिर मिल्लत क्या करे? क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र के इलेक्शंस का? महाराष्ट्र का रिजल्ट बहुत वाज़ेह है कि इसमें जो है सबकत तो महाविकास को मिलेगी। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि कितना जोश हम मिल्लत में बरकरार रखते हैं और कितना जो है जो पार्टियां हैं महाविकास वोट लेना चाहती हैं,
तो इनके साथ इंसाफ करती है। जो लोग जल्दी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो वो देने के सिलसिले में बहुत ही कंजूस वाक़ हुए हैं। उसके बावजूद ये रुझान महाविकास में पाया जाता है। वो मुस्लिम नुमाइंदगी देना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स की नुमाइंदगी में ये बात भी हो रही है कि इशू सिर्फ कैंडिडेट के प्रोपोर्शनेटली जीतने का नहीं है, जितने जीत सकते उतने जिताइए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि समाज के इश्यूज़ क्या है पहले उसके साथ इंसाफ कीजिए। लाइक मराठा रिजर्वेशन के साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हुई थी और कभी कोर्ट ने जो है मुस्लिम रिजर्वेशन को कंडेम नहीं किया बल्कि अप्रिशिएट किया। था। तो जिसका हक बनता है उसको देने के सिलसिले में आप अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करना चाहते, या जहाँ पर MLCs बनते हैं वहाँ देना नहीं चाहते, अगर पार्लियामेंट जिता नहीं सकते राज्यसभा देना नहीं चाहते, और फिर आपके पास सत्ता तो बहुत बड़ी फील्ड है ना, कई बोर्ड्स हैं, कई चेयरमैन्स हैं, कई महामंडल है। फंड्स हैं, हाँ कई चीज़ें हैं। तो सवाल ये है कि महाविकास से हम कितने इन चीज़ों को मनवाते हैं और कितना वो पूरी उतरती है, ये उसके मुस्तकबिल की सियासत पर तय करेगा। ये थे जनाब मुस्तफा फारूक साहब। बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी आसानी के साथ इन्होंने महाराष्ट्र की जो कैलकुलेशन है, महाराष्ट्र की राजनीति है और मुसलमानों की राजनीति यहाँ पर महाराष्ट्र में जो चल रही है उसको बयान किया। उम्मीद करते हैं कि जो रिज़ल्ट आए वो मुसलमान कौम के लिए, मुस्लिम अवाम के लिए तशफ़ी बख्श हों। बहुत बहुत शुक्रिया।